नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। बारिश का मौसम जो है ये पर्यावरण की सुंदरता तो बढ़ाता ही है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियों का भी आगमन होता है। और आज हम इनमें से ही एक बीमारी इन्फेक्शन जो बहुत ही कॉमनली बच्चों में पाया जा रहा है उस पर चर्चा करेंगे। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर संजय मजमूदार सर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हैं। ये प्रैक्टिस करते हैं वात्सल्य क्लिनिक में पिछले 25 सालों से। ये इनका खुद का क्लिनिक है और ये कंसल्टेंट है भाईलाल अमीन हॉस्पिटल के साथ पिछले 27 साल से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आजकल बच्चों में एक वायरस जो है या इन्फेक्शन कहा जाए तो बेटर रहेगा, ये बहुत कॉमनली पाया जा रहा है, जिसका नाम है हैंड फुट माउथ डिजीज़। ये अपने आप अगर आप देखें तो कई बार हमें समझ भी नहीं आ रहा है कि ये तकलीफ़ हो क्या रही है और कैसे हो रही है, और आजकल कॉमनली देखी जाती है बच्चों में, जिसके वजह से बच्चे बहुत परेशान हैं और पेरेंट्स भी। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि बच्चों में आजकल जो ये सामान्य इन्फेक्शन हो रहा है हैंड फुट माउथ का, ये एक्चुअली क्या है? देखिए, जो आपने मुझसे सवाल पूछा है, मुझे लगता है कि इसका जवाब आपके सवाल में ही निहित है जी। कि आपने बोला कि बच्चों में जी। फिर आपने बोला बीमारी का नाम हैंड फुट माउथ डिजीज जी। और तीसरा बोला कि सामान्य रूप से, यानी अधिकतर तौर पर बच्चों में अभी हो रहा है जी। सो ये तीनों चीज़ों को अगर अपन सम्मिलित करें तो बता सकते हैं कि छोटे बच्चों में, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में, कभी कभी 10 साल तक के बच्चों में भी हो सकता है। यह बीमारी सामान्य तौर पर होती है और इसमें हाथ, मुंह और पाँव जी इसमें मेनली अफेक्टेड होते हैं। सो इसलिए इस बीमारी का नाम हैंड फुट माउथ डिजीज है। बेसिकली ये एक वायरल इन्फेक्शन है और ये हाईली कंटेजियस यानी बहुत ज़्यादा संक्रामक रोग है और इसके संपर्क में आने से एक बच्चे से दूसरे, दूसरे से तीसरे में बहुत जल्दी इन्फेक्शन फैलता है। जी सर, किस वजह से इन्फेक्शन जो है ये बच्चों में फैलता है? देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि ये हाईली इन्फेक्शियस है। सो अगर एक संक्रमित बच्चा है या संक्रमित व्यक्ति है, उसके संपर्क में दूसरे लोग आते हैं तो उनमें तुरंत ही इन्फेक्शन फैल सकता है जी। अब जो संक्रमित बच्चा है वो अगर उसको छींक आ रही है या उसको खांसी हो रही है तो उसके मुंह में से जो लार है या स्पूटम है वो निकलता है, उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं उसमें वायरस होते हैं और वो तुरंत ही दूसरे बच्चे के मुंह में सांस से अंदर जा सकते हैं और उसको इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा जो इसका जो प्रसारण का माध्यम है वो है डायरेक्ट कांटेक्ट। अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में कोई दूसरा बच्चा या व्यक्ति आता है और उससे स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है तो जो स्किन में जो रैशेज हैं, अगर हम आगे चलेंगे तब उसके लक्षण जानेंगे तो मालूम पड़ेगा कि उसके लक्षण में जो शरीर पे, त्वचा पे जो दाने होते हैं वो हाईली इन्फेक्शियस होते हैं। अगर उनके संपर्क में बच्चा या व्यक्ति आता है तो उससे इन्फेक्शन फैल सकता है। सरफेस पे अगर किसी जगह बच्चे ने टच किया है या इन्फेक्टेड व्यक्ति ने टच किया है और उसी सरफेस पे या उसी खिलौने को बच्चे, कोई दूसरे बच्चे खेलते हैं या वहाँ पे बैठते हैं तो उसको संक्रमण हो सकता है। या जो इन्फेक्टेड बच्चा है उसका जो स्टूल मैटर है यानी कि मल बोलते हैं, उसके संपर्क में कोई दूसरा बच्चा आता है या व्यक्ति आता है या किसी ने डायपर चेंज किया तो उससे भी उसको इन्फेक्शन हो सकता है। ओहो, यानी ये तो काफ़ी गंभीर चीज़ है और इसका बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है हम सबको। सर, ये जो इन्फेक्शन है अगर ये बच्चों में हो रहा है, जैसे अगर मेरे ही घर में अगर किसी बच्चे को होता है तो एज अ पेरेंट मुझे किस तरह से इसकी पहचान होगी कि ये हैंड फुट माउथ ही है? देखिए, हमारे पास जो सबसे कॉमनली जो प्रेजेंटेशन होता है वो ये है कि जो अभिभावक हमको फ़ोन करते हैं अर्ली मॉर्निंग या हमें बताते हैं, वो ये बोलते हैं कि कल रात को जब बच्चे को सुलाया था तब चाइल्ड वाज एब्सोल्युटली फाइन, बच्चा एकदम स्वस्थ था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब बच्चा दूसरे दिन सुबह उठा तो उसको बुखार आ रहा था और वो बुखार माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, वेरी रेयरली इट कुड बी सीवियर ऑल्सो, भारी फीवर भी हो सकता है जी। साथ में उसके शरीर पे कुछ दाने देखे गए जो लाल रंग के दाने थे और उसके शरीर के कुछ भाग में जैसे हथेली पे, पाँव के तलवों पे या उंगलियों के बीच में या कोहनी पे या डायपर एरिया में यानी उसके जो ग्रोइन एरिया है उसमें हो सकते हैं। उसके अलावा मुंह के अंदर छाले भी देखे जाते हैं जो अल्सर फॉर्म में होते हैं और वो छाले जो रेडिश कलर के होते हैं और वो बच्चे के मुंह के अंदर या होंठ के आसपास दिखाई देते हैं। सो ये एक प्रेजेंटेशन है जिसमें मेनली फीवर,
उसके बाद में ये अपीयरेंस ऑफ द रैशेस, ये मेनली जो ऐसे लक्षण है जिसको लेके पेशेंट्स हमारे से कांटेक्ट करते हैं, और इससे जाना जा सकता है जो रैशेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे मालूम पड़ सकता है कि ये एक हैंड फुट माउथ डिजीज है, जो एक वायरस की बीमारी है। जी, पेरेंट को ये एहसास होता है कि हैंड फुट माउथ है तो डेफिनेटली उन्हें अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। तो किस तरह की इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है? देखिए, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो डिपेंड करती है कि इसके सिम्टम्स पहले अपन जान लेते हैं कि सिम्टम्स क्या हैं जी, और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है जी। सो इसके लक्षणों में जैसे मैंने बताया कि मुंह के अंदर अल्सर हैं, मुंह के अंदर छाले हैं, तो उसकी वजह से ये जो छाले होते हैं ये काफ़ी पेनफुल होते हैं। इसकी वजह से बच्चे का ओरल इंटेक कम हो जाता है, मुंह से खाना पीना कम हो जाता है, कमजोरी आ जाती है बच्चे को, पेन की वजह से पानी पीना बंद कर देता है, और बच्चे को जो स्किन पे जो रैशेस निकलते हैं वो रैशेस डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। एक रैशेस होते हैं जिसको मैक्यूल्स बोलते हैं, यानी चकते पड़ते हैं, वो हो सकते हैं, या पैप्यूल्स, मैक्यूलो पैप्यूलर रैशेस यानी कि फुंसी जैसे दाने, जी, लाल रंग के फुंसी के दाने हथेली पर, हथेली के पीछे के भाग में, या कोहनी पे, या पाँव में, या जेनिटल्स में हो सकते हैं, जो पेनफुल हो सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये रैशेस इचिंग वाले हों जी, तो ये रैशेस भी पेनफुल हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को भूख नहीं लगना, कमजोरी आ जाना, अगर वो पानी वगैरह नहीं पी रहा है तो उसको डिहाइड्रेशन होने की तकलीफ, बच्चा सुस्त पड़ जाता है, तो ये सब लक्षण बच्चे को डेवलप होते हैं। अब अगर ऐसे बच्चे के संपर्क में कोई दूसरा बच्चा आता है या कोई दूसरा व्यक्ति आता है, और ये जो बच्चा इन्फेक्टेड व्यक्ति है इसने मुंह को कवर नहीं कर रखा है और वो खांसता है, छींकता है, तो उसके संपर्क में आने वाले दूसरे व्यक्ति को ये इन्फेक्शन हो सकता है। डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से मैंने जैसे बताया कि जो इसके जो रैशेस हैं वो, अगर रैशेस ब्लिस्टर फॉर्मेशन भी होता है, सो अगर ब्लिस्टर फॉर्मेशन है जिसको हम वेजिकल्स बोलते हैं, तो उन वेजिकल्स में लिक्विड होता है। सो अगर बच्चा उसको स्क्रैच कर डालता है या वो ब्लिस्टर्स फूट जाते हैं तो उसके अंदर से लिक्विड निकलता है, वो लिक्विड बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव होता है, तो उसके कांटेक्ट में आने से, हैंड शेक करने से, स्किन टू स्किन कांटेक्ट में आने से दूसरे व्यक्ति को भी ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। करेक्ट। उसके अलावा मैंने जैसे बताया कि स्टूल में से ट्रांसमिशन हो सकता है, या अगर बच्चा किसी सतह पर बैठा है या किसी खिलौने से उसने खेला है या कोई आर्टिकल को टच किया है और कोई दूसरा बच्चा आके या दूसरा व्यक्ति आकर उसी सतह को, सरफेस को टच करता है या उन खिलौने से खेलता है, मुंह में डालता है, तो उसको तुरंत ही वो संक्रमण हो सकता है, लग सकता है। तो इसके जो मुख्य लक्षणों में फीवर, रैशेस और हेडेक, बॉडी एक, वॉमिटिंग्स, जैसे कि जो कि सारे वायरल इन्फेक्शंस में हेडेक, बॉडी एक, वॉमिटिंग्स आजकल हम देख रहे हैं वो होता है, कमजोरी आ जाना, सुस्त पड़ जाना, ये सब होते हैं। सो इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वी कैन डिवाइड इन 3 पार्ट्स, 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये जो सामान्य लक्षण हैं उनके बारे में, दूसरा लोकल जो सिम्टम्स हैं, और तीसरा प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, एंड इफ एट ऑल कॉम्प्लिकेशन अकर्स तो उसका मैनेजमेंट। ये बच्चे जिन्हें इन्फेक्शन होता है, क्योंकि काफ़ी दिन लग जाते हैं पेरेंट्स को भी रियलाइज़ होने में कि ये हैंड फुट माउथ है, तो वो बेसिक स्टेज जहाँ पे इन्फेक्शन पास हो रहा है उस समय जब बच्चा स्कूल सेटिंग है या किसी केयर टेकर के पास जा रहा है या कहीं और ग्रुप में जहाँ बच्चे जा रहे हैं, तो ऑलरेडी इसका मतलब वो बाकी सारे बच्चों को ट्रांसमिट कर चुका है ये इन्फेक्शन। तो पेरेंट्स के लिए समझना कितना ज़रूरी है कि भाई जैसे ही उन्हें दिखे तो तुरंत उन्हें डॉक्टर्स को संपर्क करना चाहिए। इसके लिए ये इसके जो वायरस की जो बेसिक्स है वो जानना जरूरी है कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी वायरस की एंट्री इन द बॉडी और लक्षण आना, इसके बीच का जो पीरियड है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है, वो 3 से 6 दिन है। 3 से 6 दिन। और इसका जो पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी, यानी दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट करने का जो पीरियड है, संक्रमण पास ऑन करने का जो पीरियड है, दैट इज फ्रॉम 1 डे टू 7th डे, पहले दिन से 7वें दिन तक। और इसका जो पीरियड ऑफ रिकवरी है, जो अवधि है जिसके अंदर बच्चा अपने आप अच्छा हो सकता है, तो वो है 7 से 10 दिन। राइट, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है इसलिए ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। इसलिए इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, कोई एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल देने की जरूरत है। तो इसमें अगर जब अभिभावक को मालूम पड़ता है कि मेरे बच्चे को इस तरह की तकलीफ है, उन्हें तुरंत स्कूल में या डे केयर या प्ले सेंटर काइंड ऑफ सेटिंग जो है वहाँ भेजना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे में काफ़ी कमजोरी भी आ गई है, उसकी एपिटाइट भी बंद हो गई है, तो बच्चे को आराम की ज़रूरत है, अच्छे पोषण की ज़रूरत है, डिहाइड्रेशन ना हो उसके लिए भी ध्यान रखने की ज़रूरत है।
और जब हम बोलते हैं कि ये एक सामान्य बीमारी है तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये बीमारी कॉक्साकी नाम के वायरस से होती है, जो कि एक एंटेरोवायरस ग्रुप है, उसमें नॉन पोलियो ग्रुप है जी। उसका वायरस है और उसकी वजह से होता है जी। सो दिस इज द माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द डिजीज। ओके। पर अगर हम इसका स्पेक्ट्रम आगे बढ़ाएं तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस में या सीवियर फॉर्म में मेनिंजाइटिस यानी दिमाग में इन्फेक्शन, या एनकेफेलाइटिस यानी वायरस का इन्फेक्शन ब्रेन मैटर में, या फिर पैरालिटिक अटैक भी आ सकता है जी। सो ये वो लक्षण है जिसको ध्यान में रख के हमको पेशेंट को एडवाइस करनी पड़ती है। लेकिन जब अभिभावक नोटिस करते हैं कि उनके बच्चों को फीवर आ रहा है, उसके साथ में रैशेज हैं, तो उनको ये तुरंत अंदेशा हो जाना चाहिए कि ये एक टाइप का इन्फेक्शन है, इसीलिए फीवर है, इट इज नॉट एलर्जी। एलर्जी होगा तो फीवर नहीं आएगा, देयर कैन बी रैशेज ओनली। सो दिस कुड बी आइदर सम वायरल इन्फेक्शन और अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बट मोर लाइकली ज़्यादातर केस में ये वायरल इन्फेक्शन होता है। और वायरल इन्फेक्शन में इसके जैसे प्रेजेंटेशन वाले दूसरे वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, जैसे चिकन पॉक्स हो सकता है। पेरेंट्स कई बार ये भूल कर देते हैं और उनको यही लगता है कि चिकन पॉक्स है, हैंड फुट माउथ, तो शायद वो रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं। और काफ़ी हद में मैंने अभी पिछले ही कुछ हफ्तों में काफ़ी पेरेंट्स से सुना, जैसे पहले उन्होंने कहा कि चिकन पॉक्स हुआ है, पर ट्रीटमेंट के दौरान पता चला कि ये हैंड फुट माउथ है। तो वो बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। इसीलिए जब हमारे पास कई पेशेंट कांटेक्ट करते हैं और तो उनका पहला रिएक्शन यही होता है कि शायद मेरे बच्चे को चिकन पॉक्स हो गया है, क्योंकि चिकन पॉक्स जैसे दाने निकले हैं उसके शरीर पे। चिकन पॉक्स में भी वेसिकल्स होते हैं, इसमें भी वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल यानी फ्लूइड फिल्ड लीजन्स, ठीक है, जो उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। तो अपीयरेंस इज सिमिलर, पर उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर वुड इमीडिएटली नो, क्योंकि दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है रैशेस का वो अलग अलग है। ओके। चिकन पॉक्स के जो दाने होते हैं वो मेनली ट्रंक पे होते हैं, अच्छा, सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट। वेयर एज जो हैंड फुट माउथ डिजीज है, इसमें पेरिफेरल पार्ट ऑफ द बॉडी इज मोर इन्वॉल्व। करेक्ट। जो हाथ है या पाँव है या ग्रोइन है, ये जो भाग है इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, सेंट्रल पार्ट में इतना नहीं होता है जी। तो ये आई थिंक मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। चिकन पॉक्स में इचिंग इज द आल्सो मेजर सिम्टम जी। और दूसरा जो हैंड फुट माउथ डिजीज है उसमें पेन होता है, इचिंग बहुत कम केसेस में होती है, मगर हो सकती है। इस तरह से आपने डिस्क्राइब किया पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, उस हिसाब से तो मोटा मोटा 10 दिन जो है वो बच्चे को लगता है इसमें से रिकवर होने में, उससे ज़्यादा समय भी लग सकता है सर? देखिए, इसके जैसे मैंने बताया कि इसका जनरल सिम्टम्स का जो ट्रीटमेंट है, सबसे पहले हम फीवर का मैनेजमेंट करते हैं जी। तो फीवर के मैनेजमेंट के लिए पैरासीटामोल बेसिक दवाई है जो हम एडवाइस करते हैं कि सबसे सेफेस्ट मेडिसिन पैरासीटामोल है जी। कॉक्साकी वायरस एक ऐसा वायरस है, या हैंड फुट माउथ डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम दूसरे बुखार की दवाई भी यूज कर सकते हैं, जैसे आइबुप्रोफेन है या मेफेनेमिक एसिड है, जो सेफली दे सकते हैं। जबकि दूसरे वायरल इन्फेक्शन है जैसे कि डेंगू है या चिकन पॉक्स है, उसमें हम आइबुप्रोफेन या मेफेनेमिक एसिड सेफली नहीं देते हैं। करेक्ट। तो उसमें मेन फीवर उतारने का जो हमारे पास हथियार है वो पैरासीटामोल नाम की दवाई है जी। अगर उससे फीवर नहीं उतरता है तो हम टैप वाटर स्पंजिंग, नल के पानी का स्पंजिंग, या शावर के नीचे खड़ा करना, या बाथ टब के अंदर बच्चे को बिठा देना, या पानी की पट्टी रखना, ये सब हम एडवाइस करते हैं जिससे फीवर उसका तुरंत उतर जाए। वीकनेस अगर है, बच्चा डिहाइड्रेशन है, तो खूब पानी पिलाने की सलाह देते हैं। वॉमिटिंग्स हो रही है तो हम सलाह देते हैं कि उसको ऑन्डेनसेट्रॉन नाम की दवाई दें ताकि उसकी वॉमिटिंग कंट्रोल में आ जाए। और जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अगर अपन लोकल ट्रीटमेंट जो करें कि मुंह के अंदर जो रैशेस हैं उसके लिए लोशंस आते हैं जो नंबिंग एजेंट्स होते हैं, उसके अंदर माइल्ड एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं, वो लगा सकते हैं जिससे टेम्पररी रिलीफ मिल सकती है। कुल्ले कर सकते हैं, गरारे कर सकते हैं, सॉल्ट वाटर गार्गल्स करा सकते हैं अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है और गार्गल्स कर सकता है तो जी। तो इसकी वजह से बच्चे में थोड़ा खाने पीने में अच्छा रहता है और बच्चा ट्रीटमेंट कॉम्प्लायंस बढ़ जाती है जी। अगर बच्चा खाने पीने लगता है, वीकनेस कम हो जाती है, तो उसमें थोड़ी पावर स्ट्रेंथ भी आती है, एनर्जी आती है, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह कोऑपरेट कर सकता है। स्किन के जो रैशेज है उसके लिए कोई भी सूदिंग एजेंट लाइक कैलामाइन लोशन इज़ गुड, वो लगा सकते हैं। और उसके अलावा जनरल मेजर्स जो बताने हैं कि प्रिवेंशन के लिए कि बच्चे को स्नीजिंग और कफिंग के एटिकेट्स सिखाए जाएं, जैसे स्नीजिंग और कफिंग के टाइम पे माउथ कवर करे या आराम करे, अपने फेस को बहुत ज़्यादा टच नहीं करे,
दूसरे लोग भी कम से कम ऐसे अफेक्टेड पेशेंट्स को टच करें, उसको रेस्ट दें, न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखें, उसको सेमी सॉलिड डाइट मेनली, जैसे सॉफ्ट डाइट है, दाल, राइस, खिचड़ी, दलिया, नाचनी, रागी, राब, ये सब खिलाएं। सॉलिड फूड कम से कम दें जिससे उसके जो मुंह में अल्सर है वो छिल नहीं जाए। साइट्रस फूड अवॉइड करें जिससे उसको एसिडिटी वगैरह ना हो या जो छाले हैं उसमें बर्निंग ना हो। ये सब मेजर्स, अगर खुजली है, बच्चे को ईचिंग हो रहा है तो सेट्रिजिन नाम की दवाई दी जा सकती है जिससे ये हो सकता है। और अगर उसके बाद अगर ये नोटिस करने में आया कि उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं जैसे कि डिहाइड्रेशन है, तो डिहाइड्रेशन का मैनेजमेंट पानी पिला के घर पे अगर वो कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको तुरंत अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए या उनसे मिलना चाहिए ताकि प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके बीमारी का और आगे ट्रीटमेंट डिहाइड्रेशन का और मैनेजमेंट हो सके। संजय सर, आपने तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के साथ साथ दवाइयों की भी काफ़ी सारी जानकारी दे दी है, जिसका मतलब ये नहीं है कि आप ये वीडियो देख के दवाइयाँ देनी शुरू कर दें। उसके पहले आपको आपके जो बच्चे का पीडियाट्रिशियन या जो डॉक्टर है उन्हें कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। सर ने आपको जनरल दवाइयाँ, मेडिकेशन बताई हैं हर चीज़ के लिए कि क्या हो सकता है, लेकिन आपके डॉक्टर को मिलना और ये जानना कि आपके बच्चे का जो इन्फेक्शन लेवल है वो कितना है, उसके बाद ही वो ट्रीटमेंट शुरू होगी। तो ये जनरल चीज़ें हैं, इसे आप एकदम से शुरुआत सुनकर ही ना कर दें, इसका ध्यान रखें। संजय सर, जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? आपने बहुत सही बताया कि अपने आप डायग्नोसिस करने की कोशिश ना करें। प्राइमरी ट्रीटमेंट आप घर पे फीवर का कर सकते हैं जी, और रैशेस पे आप सूदिंग क्रीम वगैरह लगा सकते हैं, मगर डायग्नोसिस जहाँ तक आता है सवाल, वो आपके डॉक्टर पर ही छोड़ दें और डॉक्टर को ही करने दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे में ये लक्षण हैं, घबराएं नहीं, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। इसमें थोड़े दिन में अपने आप इम्प्रूवमेंट होने लगता है, रिलीफ मिलने लगती है। खाली आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे में ज़्यादा सफरिंग ना हो, बच्चे का न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, दूसरे बच्चों को ये डिजीज़ ना फैले और बच्चे का जो आराम है वो उसको प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए। बाकी 10 दिन के अंदर कंप्लीट रिकवरी होने के चांसेस होते हैं और आपके आगे का ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर की सलाह पर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आप सभी ऑडियंस में जो भी अभिभावक हमें देख रहे हैं, एजुकेटर्स देख रहे हैं, प्लीज़ ध्यान रखें, क्योंकि आप जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, आपके वहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे मास में होते हैं। बच्चों में अगर आपको दिखता है स्कूल में ये सारे इंडिकेशंस, अगर आप समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ उसे आइडेंटिफाई करें और पेरेंट्स को ज़रूर नोटिफाई करें कि भाई ये सारी चीज़ें दिख रही हैं और इसे सीरियसली लें। इसे नॉर्मल वायरस है या वायरल इन्फेक्शन के हिसाब से ना लें, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी चीज़ों का असर बच्चे पे होगा, उसकी डाइट पे होगा, उसके खान पान पे होगा, उसकी ग्रोथ पे होगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा। और अल्सर जब हम बड़ों को भी होते हैं ना मुंह में, तो इतनी तकलीफ होती है, आप सोचो जब बच्चे को होगी तो कितनी होगी। इसीलिए ये सारी चीज़ें आप तक लाना बहुत ज़रूरी था और इसीलिए आज संजय सर से हमने मुलाकात की, ताकि आपके दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन चल रहा है ये लेकर भी कि शायद ये हैंड फुट माउथ नहीं है, ये चिकन पॉक्स है या फिर किस तरह से होता है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, ये सब की सीरियसनेस हमें एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेटर अपने दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीएनएम टीवी किड्स का चैनल है यूट्यूब, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जितने भी दूसरे फ्रेंड्स हैं, उनके जहाँ पे बच्चे हैं, स्कूल्स में एजुकेटर हैं, इवन प्रिंसिपल्स, हम सबको शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप समझ पाएंगे तो पेरेंट्स के लिए भी इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा, बच्चे के लिए आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।